प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और इस कोरोना काल में सरकार द्वारा दी जा रही गाइडलाइन का पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण प्रकरण, तथ्यों के एकत्रीकरण के स्रोत या तथ्यों के स्रोत के वीडियो के संबंध में या तथ्यों के एकत्रीकरण के स्रोतों के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्रोतों को समझाने के लिए या इसका अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करवाने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसे गंभीरता से लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आपके कोई क्वेरीज़ हों, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या समझ में नहीं आया हो, तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप कमेंट्स कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो हम ये पढ़ने से पहले कि तथ्य एकत्रीकरण के प्राथमिक स्रोत क्या हैं, किसे कहते हैं, उससे पहले हम तथ्यों के स्रोतों को जान लें कि तथ्यों का स्रोत का क्या मतलब है। तथ्य का मतलब यहाँ सूचनाओं से या आंकड़ों से या उन सामग्रियों से है जिन्हें अध्ययनकर्ता विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से अपने क्षेत्र में जाकर के स्वयं या अपने सहायकों के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों से को एकत्रित करता है और उन्हें अपने शोध में काम लेता है, तो वो तथ्य कहलाते हैं। सीधा सा अर्थ यह है कि तथ्य का मतलब अनुसंधानकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं से प्राप्त की गई सूचनाएं हैं। अब इसके जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि तथ्यों के दो प्रकार हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। तो उसी प्रकार तथ्यों को एकत्रित करने के स्रोत भी कितने हैं? दो, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। यहाँ स्रोत का मतलब है जिन माध्यमों से तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है। इन तथ्यों के एकत्रीकरण के लिए जिन स्रोतों का हम चुनाव करते हैं, उनका चुनाव करने में हमें विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहाँ से किस प्रकार के तथ्य एकत्रित किए जाने हैं। जैसे कि अगर मान लो कोई अनपढ़ व्यक्ति है या बच्चे हैं, उनसे हमें तथ्यों का एकत्रीकरण करना है, तो वहाँ हम प्रश्नावली का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ हमें अनुसूची का ही प्रयोग करना होगा। इसलिए हमें तथ्यों को एकत्रीकरण करने के लिए, तथ्यों का संकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं उनको विशेष रूप से सावधानीपूर्वक काम में लेने की ज़रूरत होती है। अगर ये स्रोत विश्वसनीय नहीं होते तो हमने जो शोध किया है या हम जो शोध कर रहे हैं वो निरर्थक ही साबित हो जाता है। इसलिए तथ्यों के संकलन के विभिन्न स्रोतों को भली भांति समझ लेना बहुत आवश्यक है। तथ्यों के संकलन के जो स्रोत हैं उन्हें भी तथ्यों के प्रकारों की भांति ही दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है प्राथमिक स्रोत और उसके बाद में आता है द्वितीयक स्रोत। तो आज के इस वीडियो में हम तथ्यों के एकत्रीकरण के जो प्राथमिक स्रोत हैं उनके बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, हम पढ़ते हैं आगे। प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त तथ्य मौलिक तथ्य होते हैं। इन्हें संकलित एवं प्रसारित करने का दायित्व उसी व्यक्ति का होता है जिसने इन्हें एकत्रित किया है। कहने का तात्पर्य यह है, प्राथमिक तथ्य वे तथ्य हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्राथमिक तथ्य का मतलब वे तथ्य हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं या अपने सहायकों के माध्यम से एकत्रित करता है। तो प्राथमिक तथ्य कैसे होते हैं? मौलिक होते हैं, यानी उन्हें अनुसंधानकर्ता ने मूल रूप से खुद इकट्ठे किया है। इन्हें संकलित करने यानी इन्हें इकट्ठा करने का दायित्व किसका होता है? स्वयं अनुसंधानकर्ता का, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति पर वह निर्भर नहीं रहता। और प्रसारित करने का यानी इनके माध्यम से लास्ट में
सारणी के माध्यम से इन्हें प्रसारित करता है या निष्कर्ष के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से इन्हें प्रसारित करने का प्रयास किसका होता है या दायित्व किसका होता है? अनुसंधानकर्ता का। पीवी यंग ने तथ्य संकलन के जो प्राथमिक स्रोत हैं उनको कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। नंबर 1 प्रत्यक्ष स्रोत और नंबर 2 अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत का सीधा सा मतलब है जिसमें अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से सीधा संपर्क में होता है, यानी कि वो सीधा आमने सामने के संबंध उसके होते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत में वह आमने सामने के संबंध नहीं होते, लेकिन उनके बीच में बातचीत होती है या कन्वर्सेशन होता है या उनके बीच में संबंध होते हैं, लेकिन वो आमने सामने के नहीं होते, भौतिक रिलेशन नहीं होते उनके। आगे देखें, प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत जिन जिन विधियों का प्रविधियां का हम प्रयोग करते हैं वो है अवलोकन, अनुसूची, साक्षात्कार, प्रविधियां। और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं प्रश्नावली, टेलीफोनिक, साक्षात्कार। तो आप कहोगे सर ये साक्षात्कार दोनों में आ रहा है, इसका क्या मतलब है? तो देखो, एक साक्षात्कार तो व्यक्ति आमने सामने बैठ करके प्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का एकत्रण कर रहा है, जबकि दूसरे में टेलीफोनिक माने टेलीफोन के माध्यम से व्यक्ति जब कुछ बातें अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता से पूछ रहा है और कुछ तथ्य एकत्रित कर रहा है तो वो टेलीफोनिक साक्षात्कार है, उसमें उनमें आमने सामने का संबंध नहीं है, इसलिए टेलीफोनिक साक्षात्कार अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आता है। अब ये जितने भी स्रोत मैंने आपको बताए, अवलोकन हो, अनुसूची हो, प्रश्नावली हो, साक्षात्कार हो, ये सभी हमारे सिलेबस में बहुत अलग अलग से प्रकरण दिए हुए हैं, तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा हम वहाँ करेंगे। फिर भी इन्हें थोड़ा थोड़ा सा जान लेना हमारा फर्ज है कि जान लें कि ये क्या है, नहीं तो आपके दिमाग में केवल यही बातें घूमती रहेंगी कि ये प्राथमिक स्रोत में अवलोकन का क्या मतलब है, अनुसूची का क्या मतलब है, प्रश्नावली क्या है। तो देख लें थोड़ा सा। पहले देखते हैं हम अवलोकन। अवलोकन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन स्थल पर पहुंचकर घटनाओं, दशाओं, वस्तुओं, विधियों, रीति रिवाजों एवं व्यवहारों को निष्पक्ष रूप से देखता है और तथ्यों का संकलन करता है। कहने का मतलब यह है, जब अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं से प्रश्न ना पूछ करके या कुछ प्रश्न ही वह पूछता है, बाकी का वह उनके, जैसे मान लो कि उनकी किसी सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना है उसे, और या उनके किसी त्योहार का अध्ययन करना है, कोई उनका पर्व है या कोई वो शाम के समय में, दिन के समय में कोई वो अलग से नाटक करते हैं या वो हंसी मजाक करते हैं, तो उसका अध्ययन अनुसंधानकर्ता पूछ कर नहीं करेगा। वो कैसे करेगा? उन्हें देखेगा कि इस समय ये बातें की जा रही हैं, या अनुसंधानकर्ता यह देखेगा कि उत्तरदाताओं को अवलोकित करेगा, वो देखेगा, उनको देख करके वह तथ्यों का एकत्रण कर लेगा कि इस नाटक में महिला और पुरुष दोनों होते हैं, इस प्रकार की जो क्रिया ये करते हैं, उस इनके जो ये रीति रिवाज हैं उसमें इन इन विधियों का ये प्रयोग करते हैं। तो वह कैसा अवलोकन है? वह क्या है? असहभागी अवलोकन हो गया। देखो, इसके आगे ही मैंने आपको लिख के पहले ही बता दिया है कि अवलोकन भी मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 सहभागी अवलोकन, नंबर 2 अर्ध सहभागी अवलोकन और नंबर 3 असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन का अर्थ यह है जब अनुसंधानकर्ता किसमें, जिस अध्ययन क्षेत्र का या जिस जाति विशेष का या जिस समूह विशेष का वह अध्ययन कर रहा है उनके साथ जाकर रहने लग जाता है और रह करके ही तथ्यों का एकत्रण करता है। उसके बाद में कुछ समाजशास्त्री ये कहते हैं कि व्यक्ति को तथ्यों का एकत्रण करते वक्त सहभागी अवलोकन के माध्यम, जब वह सहभागी अवलोकन का प्रयोग कर रहा है तो उसे अपनी पहचान बता देनी चाहिए। लेकिन कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी पहचान नहीं बतानी चाहिए। अगर वह अपनी पहचान बताएगा तो जिस समूह का वह अध्ययन कर रहा है उनके कार्यों में या उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती है। लेकिन अवलोकन के माध्यम से हमें क्या करना है? केवल तथ्यों का संकलन करना है। अगला आता है अर्ध सहभागी अवलोकन, यानी इसमें किन्हीं क्रियाओं में तो व्यक्ति सहभागी धारणा या सहभागी होता है और किन्हीं क्रियाओं में या किन्हीं कामों में वह असहभागी की भावना रखता है, यानी वह उसमें शामिल नहीं होता।
अगला है असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन का सीधा सा मतलब यह है, जैसा कि मैंने आपको अभी रीति रिवाजों में बताया, कि व्यक्ति दूर होकर के देखता है, तथ्यों का संकलन कर लेता है। तो अवलोकन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन या विस्तृत रूप से चर्चा, हम यह एक पूरा प्रकरण है हमारे सिलेबस में, उसके बारे में विस्तार से चर्चा वहाँ करेंगे। अवलोकन का ही नहीं, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, इन सभी का अध्ययन हम वहाँ करेंगे। आगे आता है अगला साक्षात्कार। इसके अंतर्गत अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर सीधे बातचीत के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया जाता है। यानी कि जो अनुसंधानकर्ता ने क्षेत्र चुना है या जो उत्तरदाता चुने हैं, उनसे अनुसंधानकर्ता सीधा संपर्क में आता है, उनसे प्रश्न पूछता है या उनसे कुछ सूचनाएं एकत्रित करता है। लेकिन यह जो संपर्क होता है उसका आमने सामने का होता है। ऐसा नहीं है कि वो दूर से ही पूछ ले, फ़ोन कर लिया, उसको फ़ोन कर लेगा तो वो अप्रत्यक्ष स्रोत में आ जाएगा, जबकि ये साक्षात्कार किसमें, प्रत्यक्ष स्रोत में। इसके बाद में आगे हम आए अनुसूची। अनुसूची क्या है? ये प्रश्नों की एक सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं या अपने किसी सहायक को क्षेत्र में भेजकर उन प्रश्नों को पूछकर उत्तरदाताओं से तथ्य एकत्रित करता है। इसमें अनुसंधानकर्ता और उत्तरदाताओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। कहने का मतलब यह है कि अनुसूची क्या है? प्रश्नों की सूची जिसमें पहले से ही प्रश्न निर्मित होते हैं। उन प्रश्नों को लेकर के कौन, अनुसंधानकर्ता या उसका सहायक उसके अध्ययन क्षेत्र में जाता है, वहाँ जो उसके उत्तरदाता उसने निश्चित किए हैं, उन उत्तरदाताओं से प्रश्नों को पूछता है और तथ्यों का एकत्रीकरण कर लेता है। अब देखो इसमें कितना अच्छा फ़ायदा है। इसमें ये फ़ायदा है मेनली कि अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं के समय अनुसार जाता है। जब उनको समय मिलता है वे पहले ही पता कर लेता है कि आपको समय कब मिलेगा, तो वहाँ जा कर के भरता है, पूछता है और अपनी जो क्वेश्चनियर है या अपनी जो प्रश्न अनुसूची है उसे भर लेता है। तो इसके जो चांस हैं मतलब 100% के करीब ही होते हैं, यानी सभी प्रश्नों के उत्तरदाता बता देता है। और अगला आए प्रश्नावली। अनुसूची की भांति ही प्रश्नावली भी प्रश्नों की एक सूची होती है, लेकिन इसे अनुसंधानकर्ता उत्तरदाताओं को डाक के माध्यम से भेजता है और उन्हें डाक के माध्यम से ही प्राप्त कर तथ्यों का संकलन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रश्नावली अनुसूची की भांति ही प्रश्नों की सूची है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क इतना सा है, अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं जाता है, उत्तरदाताओं से प्रश्न पूछता है, जबकि प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता स्वयं ना जा करके या तो उनको दे करके आ जाता है या वह डाक के माध्यम से भेजता है। तो प्रश्नावली के अंतर्गत प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो अप्रत्यक्ष हुआ, लेकिन अनुसंधानकर्ता देकर तो आया है, उनके बीच संबंध तो स्थापित हुए हैं। प्रश्नावली का प्रयोग हम केवल शिक्षित उत्तरदाताओं पर ही कर सकते हैं, जबकि अनुसूची का प्रयोग हम अशिक्षित उत्तरदाताओं पर भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखें, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आगे करेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं प्राथमिक स्रोतों में क्या क्या गुण हैं और इनके दोष क्या हैं। तो प्राथमिक स्रोतों के जो गुण हैं उनमें सबसे पहले आता है लचीलापन। प्राथमिक स्रोतों में लचीलापन पाया जाता है। लचीलेपन का विशेष गुण होता है इनमें। अध्ययनकर्ता परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन प्रविधि में परिवर्तन कर सकता है। वह प्रश्नों को बदल सकता है। जब मान लो कि अनुसंधानकर्ता अनुसूची का प्रयोग कर रहा है, तो अनुसूची के अंतर्गत अगर किसी प्रश्न का उत्तरदाता नहीं बता पा रहा है, तो वह उससे पूरक प्रश्न कर सकता है, उसे बता सकता है कि इसके बारे में आप क्या सोचते हो, मेरा कहने का मतलब ये है। नंबर 2, व्यापक क्षेत्र के अध्ययन हेतु उपयुक्त, यानी कि बड़े क्षेत्र के लिए प्राथमिक स्रोतों का ही प्रयोग किया जाता है। संकलित तथ्य यथार्थ और विश्वसनीय, क्योंकि अनुसंधानकर्ता पहली बार इन्हें एकत्रित करता है, इसलिए ये यथार्थ होते हैं और विश्वसनीय, विश्वास के योग्य होते हैं। प्रमाणिक निष्कर्षों तक पहुंचना संभव, क्योंकि इन्हें अनुसंधानकर्ता ने स्वयं एकत्रित किया है, इसलिए ये प्रमाणिक माने जाते हैं और इनके माध्यम से निष्कर्ष तक पहुंचना आसान हो जाता है। आगे समय और धन की बचत। प्राथमिक स्रोतों में समय और धन की बचत होती है, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं चल जाता है
एकत्रित करता है और काम खत्म हो जाता है उसका। इसलिए प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से समय और धन की बचत होती है। इसका कारण यह है कि अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में उपस्थित होता है तो साक्षात्कार विधि के साथ साथ या अनुसूची के साथ साथ वह अवलोकन के माध्यम से भी तथ्यों का एकत्रण कर लेता है। तो एक साथ दो विधियों का प्रयोग कर लिया उसने प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से। आगे हम देखें कि प्राथमिक तथ्यों के संकलन के जो प्राथमिक स्रोत हैं उनमें कौन कौन से दोष होते हैं। सबसे पहला दोष तो यही है कि पक्षपात या मिथ्या की संभावना अधिक होती है, क्योंकि प्राथमिक स्रोतों में जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं, प्राथमिक तथ्यों के संकलन के प्राथमिक स्रोतों के जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं उनके अंतर्गत अध्ययनकर्ता स्वयं वहाँ स्थित होता है। अनुसूची हो या फिर अवलोकन हो तो वह उन्हीं चीज़ों का एकत्रण करता है, उन्हीं तथ्यों का एकत्रण करता है जो उसके लिए उपयोगी होते हैं। बाकी अनुपयोगी या उसकी प्राकल्पना या उपकल्पना के विरुद्ध जाने वाले तथ्यों का वह एकत्रण करना नहीं चाहता, क्योंकि उसने जो प्राकल्पना का निर्माण किया है उसके प्रति उसका अटूट विश्वास होता है कि यही सही होगा। इसलिए वह उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करता है जो उसके लिए लाभदायक हो। अगला आता है वस्तुनिष्ठता का अभाव, तथ्यों की स्वाभाविकता के नष्ट होने का खतरा। यानी कि इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, यानी पूर्वाग्रह पर आधारित होता है कौन? अनुसंधान करता। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें पक्षपात होता है, तो पक्षपात होगा तो पूर्वाग्रह है, यानी उपकल्पना के प्रति अटूट विश्वास है, तो वस्तुनिष्ठता का अभाव तो सीधा सीधा आना ही है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन संभव नहीं है, यानी कि जो पहले जो घटनाएं घट चुकी हैं उनका अध्ययन इसमें संभव नहीं है। जैसे कि अवलोकन के माध्यम से अगर अनुसंधान करता क्षेत्र में जाता है और अवलोकन के माध्यम से वह तथ्यों का एकत्रण करता है, तो पहले जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में तो उसने देखा ही नहीं है, तो वो तथ्यों का संकलन कैसे करेगा। इसलिए अतीत की घटनाओं का अध्ययन इसमें संभव नहीं है। अध्ययनकर्ताओं में प्रशिक्षण का अभाव। अब तथ्यों के एकत्रण के लिए अध्ययनकर्ताओं में प्रशिक्षण का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कि अवलोकन का प्रयोग कर रहे हैं और वहां जाकर के अनुसंधानकर्ता अपने आप को एक सुपर समझने लगे, तो या वह उसका व्यवहार थोड़ा रूखा हो तो जो उत्तरदाता है उसे जवाब नहीं देंगे और उसके प्रति या उसके समय में वह कृत्रिम व्यवहार ही करेंगे। आगे आता है अधिक मानव शक्ति और श्रम की आवश्यकता। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसके गुणों में कि धन और समय की बचत, तो वहां धन और समय की बचत कैसे हो रही थी कि व्यक्ति एक ही समय में दो प्रविधियों का प्रयोग कर रहा था। अनुसूची का प्रयोग भी कर रहा है वो, अवलोकन का प्रयोग भी कर रहा है, साक्षात्कार का प्रयोग कर रहा है और वो अवलोकन का भी प्रयोग कर रहा है। लेकिन अगर मान लो क्षेत्र उसका अधिक है, क्षेत्र उसका बड़ा है, तो उसे व्यक्तिगत स्तर पर बार बार जाना पड़ेगा। बार बार जाना पड़ेगा तो अधिक मानव शक्ति लगेगी और उसके श्रम की भी आवश्यकता होगी या उसे अधिक श्रम भी लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार साथियों, आज हमने तथ्यों के संकलन के जो प्राथमिक स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ा कि उनमें कौन कौन से गुण हैं, उनमें दोष कौन कौन से हैं और वो कौन कौन से हैं जो प्राथमिक तथ्यों का एकत्रण करवाते हैं। तो आने वाले अगले वीडियो में हम तथ्यों के संकलन के द्वितीयक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि द्वितीयक स्रोत कौन कौन से हैं और द्वितीयक स्रोतों का अर्थ क्या है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं आगे। धन्यवाद।